मार्वल और सोनी ने आखिरकार निकोलस केज की स्पाइडर नोआर सीरीज के सारे एपिसोड्स रिलीज कर दिए हैं। अब एंडिंग को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बड़े ईस्टर एग्स, क्रेजी WTF मोमेंट्स और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कनेक्शन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, अवेंजर्स डूम्सडे या अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से है? क्योंकि अभी मार्वल मल्टीवर्स में हर कैरेक्टर क्रॉसओवर कर रहा है। तो चलो आज पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। सच बोलूं तो सीरीज शुरू होने से पहले मुझे नहीं लगा था कि इसका स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स से बहुत बड़ा कनेक्शन होगा, लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर हुआ कि पूरे शो में एक बार भी रूबिक्स क्यूब नहीं दिखाया गया। अगर वो छोटा सा रेफरेंस भी डाल देते तो स्पाइडरवर्स फैंस बहुत खुश हो जाते। जैसा कि एपिसोड्स में दिखाया गया, इस सीरीज ने ओरिजिनल स्पाइडरमैन नोआर कॉमिक की स्टोरी को काफी बदल दिया। सीरीज सिर्फ उस कॉमिक की वाइब्स लेती है। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अगर किसी दूसरे यूनिवर्स में 1930 के दशक के डिप्रेशन एरा के दौरान स्पाइडरमैन को पावर्स मिलती तो क्या होता। उसी यूनिवर्स में उसके क्लासिक विलन्स भी मौजूद हैं, लेकिन 1930 के दशक स्टाइल वर्जन में। ओरिजिनल कॉमिक और इस सीरीज के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सीरीज में काफी सारे फेमस स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स को बदल दिया गया ताकि ये नॉर्मल स्पाइडरमैन जैसा ना लगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद निकोलस केज है। स्पाइडरवर्स मूवीज में वो स्पाइडरमैन नोआर यानी पीटर पार्कर का रोल करते हैं, लेकिन इस लाइव एक्शन सीरीज में उनका कैरेक्टर पीटर पार्कर नहीं बल्कि बेन राइली है। कॉमिक्स में बेन राइली पीटर पार्कर का क्लोन था जिसे जैकल ने बनाया था। उसके पास भी स्पाइडरमैन जैसी पावर्स थीं, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने कैरेक्टर को पूरी तरह अलग तरीके से यूज किया। सीरीज का मेन विलन था सिल्वरमैन, साथ में एनफोर्सर्स नाम का विलन ग्रुप भी था, लेकिन कॉमिक्स से इसका रोस्टर थोड़ा अलग था। शायद इसलिए क्योंकि सोनी और मार्वल नहीं चाहते थे कि बहुत बड़े A-लिस्ट स्पाइडरमैन विलन को यहाँ यूज किया जाए, जिन्हें वो फ्यूचर मूवीज में इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे ये एक बहुत बड़ी बात है कि 1970 के बाद ये पहली लाइव एक्शन स्पाइडरमैन टीवी सीरीज है। इससे पहले निकोलस हैमंड वाली स्पाइडरमैन सीरीज, जापानीज स्पाइडरमैन शो और इलेक्ट्रिक कंपनी सेगमेंट्स आए थे। उसके बाद सोनी ने स्पाइडरमैन राइट्स खरीद लिए और उन्होंने फोकस सिर्फ मूवीज पर कर दिया क्योंकि वहां ज्यादा पैसा था। इसीलिए इतने सालों तक कोई लाइव एक्शन स्पाइडरमैन सीरीज नहीं बनी, लेकिन अब उन्होंने सबसे अलग वर्जन चुना, स्पाइडरमैन नोआर। सीरीज में एक डायलॉग आता है, Someone once asked me what universe this was. Strange question that stuck with me all these years later. All I could say for sure was it was the only one I knew of. ये साफ स्पाइडरवर्स मूवीज का रेफरेंस लगता है। सीरीज को फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर ने बनाया है, जिन्होंने स्पाइडरवर्स मूवीज भी बनाई थी। सोनी पहले कई लाइव एक्शन स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ सीरीज बनाना चाह रहा था, लेकिन क्रेवन मूवी फ्लॉप होने और बाकी प्रोजेक्ट्स फेल होने के बाद उन्होंने अपना पूरा स्पाइडरमैन यूनिवर्स रीबूट करना शुरू कर दिया। लेकिन स्पाइडर नोआर सीरीज इतनी आगे डेवलपमेंट में पहुंच चुकी थी कि सोनी ने इसे कैंसिल नहीं किया। अब अगर स्टोरी की बात करें तो सीजन 1 का सबसे बड़ा मिस्ट्री यही था कि आखिर विलन्स को पावर्स कैसे मिली। सीरीज में एनफोर्सर्स बेसिकली सिनिस्टर 6 का वर्जन है, लेकिन कॉमिक्स में ये क्लासिक एनफोर्सर्स ग्रुप जैसा फील देते हैं जो सिनिस्टर 6 बनने से पहले स्पाइडरमैन के बड़े विलन्स थे। शायद अगर सीजन 2 आता है तो वो धीरे धीरे असली सिनिस्टर 6 तक पहुंचे। सीरीज के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बेन राइली और बाकी विलन्स POW यानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। जर्मन्स उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड्स बनाए जा सके। वहीं से सभी को पावर्स मिली, यानी क्लासिक स्पाइडरमैन विलन्स के एनिमल म्यूटेशन वर्जन्स। सबसे पहले मोल्टन मैन दिखता है, फिर टूम्बस्टोन, फिर सैंडमैन और फिर मेगावॉट, जो बेसिकली इलेक्ट्रो का रिप्लेसमेंट है। शायद मार्वल और सोनी इलेक्ट्रो को यूज नहीं करने देना चाहते थे क्योंकि जेमी फॉक्स वाला वर्जन पहले ही MCU में इस्तेमाल हो चुका है और फ्यूचर में वापस आ सकता है। इसी वजह से ग्रीन गॉब्लिन की जगह सिल्वर मैन मेन विलन बना। सीरीज रिवील करती है कि बेन रिली को पावर्स एक जायंट मैन स्पाइडर बाइट से मिली थी जिसे जर्मन्स ने बनाया था, इसलिए उसकी म्यूटेशन बाकी विलन से ज्यादा स्टेबल थी। बाकी विलन्स की पावर्स अनस्टेबल थी। जितना ज्यादा वो पावर्स यूज करते उतने ज्यादा क्रेजी होते जाते और धीरे धीरे मरने लगते। बेन की DNA से एक एंटीडोट बनाया गया जो कुछ कैरेक्टर्स को क्योर कर सकता था। आखिर में बेन आखिरी एंटीडोट सैंडमैन को दे देता है ताकि वो नॉर्मल जिंदगी जी सके और कैट हार्डी यानी ब्लैक कैट के साथ रह सके। बेसिकली बेन अपनी खुशी सैक्रिफाइस करता है और डिसाइड करता है कि वो हमेशा स्पाइडरमैन बना रहेगा। अब बात करते हैं कैट हार्डी की। पूरी सीरीज में मिस्ट्री थी कि सिल्वरमैन को मारने की कोशिश कौन कर रहा है। आखिर में पता चलता है कि वो खुद कैट हार्डी थी। सिल्वरमैन ने उसे सालों तक अपनी कैद में रखा था
जब भी वो किसी और आदमी से प्यार करती, सिल्वरमैन उस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता। इसलिए पहले उसने मोल्टन मैन से उसका मैंशन जलाने की कोशिश करवाई, फिर पुलिस को टिप दी और आखिर में बेन रायली को इस्तेमाल करने की कोशिश की। फिनाले में सिल्वरमैन खुद अपनी सिनिस्टर 6 टीम बनाना चाहता है ताकि वो सबको कंट्रोल कर सके, लेकिन मेगावॉट रिबेल कर देता है और खुद सिटी का रूलर बनना चाहता है। इसके बाद हमें एक शानदार फाइनल बैटल मिलती है, स्पाइडरमैन वर्सेस मेगावॉट वर्सेस सैंडमैन। साफ दिखता है कि शो का सबसे बड़ा बजट इसी फाइट में गया। केओस के दौरान कैट हार्डी आखिरकार सिल्वरमैन को मार देती है। शो पूरी तरह ये फील देता है कि सिल्वरमैन सच में मर चुका है, क्योंकि उसका फ्यूनरल भी दिखाया जाता है, लेकिन सिल्वरमैन शायद अभी भी जिंदा है। उसका बॉडी क्लियरली नहीं दिखाया गया और कॉमिक बुक रूल्स कहते हैं अगर बॉडी ना दिखे तो विलन शायद अभी भी जिंदा है। एंडिंग में स्पाइडरमैन की मास्क फट जाती है और लोगों को उसका चेहरा दिखने लगता है। ये सीन काफी हद तक टोबी मैगवर की स्पाइडरमैन 2 के ट्रेन सीन जैसा लगता है। सीरीज की शुरुआत में बेन पिछले 5 सालों से स्पाइडरमैन छोड़ चुका था क्योंकि उसकी फियांसे रूबी की मौत हो गई थी। यानी ये पूरा सीजन उसका स्पाइडरमैन नो मोर आर्क था, बिल्कुल स्पाइडरमैन 2 की तरह। एंडिंग में वो वापस फुल टाइम स्पाइडरमैन बन जाता है, सैंडमैन क्योर हो जाता है और कैट हार्डी के साथ रहने लगता है। जैनेट अब बेन की डिटेक्टिव एजेंसी की पार्टनर बन जाती है। रॉबी रॉबर्टसन हार्लेम में अपना न्यूज़पेपर शुरू करता है और फ्यूचर एडवेंचर्स को कवर करेगा। सीरीज ये भी टीज करती है कि बाकी POW सब्जेक्ट्स अभी भी बाहर कहीं मौजूद है और फ्यूचर में नए विलन्स बन सकते हैं। अब बड़ा सवाल, क्या सीजन 2 आएगा? अभी तक सोनी, अमेज़न या लॉर्ड एंड मिलर ने ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सोनी फिलहाल स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स और लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस मूवी पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसलिए चांसेस कम है कि हमें सीजन 2 मिले। शायद ये सिर्फ लिमिटेड सीरीज बनकर रह जाए। अब अवेंजर्स डूम्सडे कनेक्शन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि निकोलस केज इस स्पाइडरमैन वर्जन में वहां दिखाई देंगे। अगर वो कैमियो करते भी हैं तो शायद गोस्ट राइडर के रूप में। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल फ्यूचर MCU गोस्ट राइडर के लिए नया एक्टर लाने वाला है, ना कि निकोलस केज। ओवरऑल सीरीज काफी सॉलिड थी, लेकिन थोड़ा वियर्ड भी फील होती है क्योंकि समझ नहीं आता कि ये सीरीज एग्जैक्टली किस ऑडियंस के लिए बनाई गई। यंगर स्पाइडरमैन फैंस ज्यादातर टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन से जुड़े हैं और ओल्डर फैंस ज्यादातर टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड से। इसलिए निकोलस केज वाला ये अलग नोआर वर्जन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है, लेकिन ऑनेस्टली शो मजेदार था। अगर आपने सीरीज देख ली है तो कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसी लगी, और अगर आप लोग चाहो तो मैं हर एपिसोड का डिटेल्ड ईस्टर एग्स ब्रेकडाउन भी कर सकता हूं, क्योंकि पूरे 8 एपिसोड्स में काफी हिडन डिटेल्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।